हेलो एवरीवन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। ये किसी भी एग्ज़ाम में, इंक्लूडिंग यूपीएससी, किसी भी मेंस के एग्ज़ाम में ये बहुत काम आने वाला है। आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन का ये बेस ही है डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी के कारण ही किसी भी एक देश का दूसरे देश के साथ या वर्ल्ड के किसी संस्था के साथ जो रिलेशन होता है वो डिप्लोमेसी के आधार पर ही तय होता है। और किस देश का जो कूटनीति पॉलिसी है, यानी डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है, वो जितना स्ट्रांग होगा उस देश का और देशों के साथ रिलेशन उतना ही अच्छा होगा और वो देश उतना ही स्ट्रांग होगा। सबसे पहले कि कूटनीति होता क्या है, डिप्लोमेसी क्या होती है। एक्चुअली डिप्लोमेसी दो अलग अलग नेशन के बीच, यानी किसी एक राष्ट्र का देश के किसी दूसरे राष्ट्र के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है, उसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। इसके अंदर दो राष्ट्र अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, उसको काफ़ी मधुर बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही जो डिप्लोमेसी होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो यथार्थ होता है, यथार्थ कहने का मतलब होता है जो एक्चुअल चल रहा है वो, और दूसरा एक मकसद तय किया जाता है कि आगे जाके हम दोनों की जो दोस्ती है वो कहाँ तक जाएगी। जैसे अगर इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी की बात करें तो एक टारगेट होता है ना कि अमेरिका को हम अधिक से अधिक सेल करें, इसके साथ ही अमेरिका के साथ हमारा और अच्छा रिलेशन हो जाए। कई बार देखते हो क्रिकेट डिप्लोमेसी की जाती है। तो क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों की जाती है? जैसे पाकिस्तान के साथ हम अक्सर हाँ सुनते थे, अब इधर तो नहीं हो रहा, सुनते थे। वो इसीलिए क्योंकि क्रिकेट से क्या होता है कि लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि और भी जो रिलेशन ख़राब है उसको भी ठीक करने में मदद मिलती है। तो जो कूटनीति होती है, सिंपल सी बात है, किसी राष्ट्र के द्वारा संधि, समझौता और गठजोड़ को बनाने के लिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन के स्तर पे जो काम किया जाता है उसी को कूटनीति कहा जाता है। इसके बाद कूटनीति और राजनीति। राजनीति में भी आप देखते हो, यानी पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हैं कि यहाँ पे दूसरे देशों के साथ वार्ता की जाती है अलग अलग लेवल पे, लेकिन दोनों के बीच में अंतर है। अंतर यह है कि राजनीति जहाँ पे सत्ता प्राप्ति करने का एक तरीका है, वहीं पे कूटनीति जो है, जो भी पॉलिटिकल एम है, राजनीति मकसद है, उसको पूरा करने का एक साधन है। जैसे अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो भी पॉलिटिकल नीड है या जो भी हम उस देश के साथ चाहते हैं उसको हम पूरा कैसे करेंगे, तो वो एक आधार देता है कूटनीति, वो एक माध्यम बनता है कूटनीति। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है कि आखिर इस कूटनीति का उद्देश्य क्या है। तो जैसा अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, हम लोग अभी देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको आराम से निकाल सकते हैं कि किसी भी देश के कूटनीति का क्या उद्देश्य होगा। सिंपल सा सोचो कि क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि उद्देश्य यही होगा कि हम जो चाह रहे हैं वो सामने वाले से करवा लें, यानी हमारी जो विदेश नीति के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करवा लें, हम अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर लें, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, इन सब को सुनिश्चित करें, अलग अलग राज्यों के जो परस्पर हित हैं उसके अंदर सामंजस्य स्थापित हो। इसके अलावा कूटनीति के द्वारा हम सैनिक संबंध, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, ये सब को भी मजबूत करते हैं। और अपने जो भी जिस देश की कूटनीति मजबूत होती है अलग अलग तरीके से, तो वो देश वर्ल्ड में अच्छा पोजीशन रखता है। और कई बार जैसे अमेरिका है, चाइना है, तो इन लोगों के साथ कूटनीति के साथ साथ इनके पास और सारा पावर भी है, जिसके कारण कभी भी जरूरत पड़ता है वर्ल्ड को या दो देशों के बीच समझौता करवाने को लेकर, तो इन लोगों को पकड़ के लाया जाता है। अब सवाल है कि ये जो कूटनीति होता है, कूटनीति के एक्टर्स यानी कूटनीति के अभिकर्ता कौन कौन होते हैं। आखिर जो हम कूटनीति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर करते हैं, इसमें हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो एक्टर्स है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट एक्टर है, यानी इसके अंदर जो एक्टर्स को लिया जाता है, जो अभिकर्ता को लिया जाता है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जैसे पहले अलग था, पहले सोवियत संघ और अमेरिका
दोनों अब एक एक अलग अलग पोल थे, दोनों पोल में कुछ नहीं करना था। जो भी देश आज़ाद होती थी, जो भी देश आज़ाद होता था, या तो उसको उनके तरफ जाना है या इनको अमेरिका की तरफ आना है, सिंपल सा यही होता था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदली कि जैसे ट्रेड का तरीका बदला, अभी ट्रेड का तरीका बदला, आतंकवाद बदला, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कई कई बार उठने लगती है। कई देश मिलके अभी जैसे दक्षिण चीन सागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर जैसे चाइना का इंटरफेयर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिप्लोमेसी का जो तरीका है वो बदल जाएगा। तो नॉर्मली जो डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स की जरूरत होती है, ठीक है। स्टेट एंड नॉन स्टेट। स्टेट में क्या होता है, जैसे दो देश मिलके आपस में बात कर रहे हैं, दो से अधिक देश मिलके बहुपक्षीय कोई गुट बना लिए, वहां पे बात कर रहे हैं, चीजों को सुलझा रहे हैं, तो ये एक्टर्स हो गया। नॉन एक्टर्स के अंदर कैसे आएगा, जैसे इंडिविजुअल, जैसे हमारा और नेपाल के बीच जो रिलेशन है उसके अंदर एक्टर, स्टेट एक्टर के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या हुआ, नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हुआ कि सरकार जो बात कर रही है अपने स्तर पे कर ही रही है, लेकिन वहां जो बॉर्डर पे नेपाली हैं और जो बॉर्डर की तरफ इंडियन हैं, इनके बीच में भी रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके कारण सरकार कोई एकदम से अलग डिसीजन लेना चाहेगी तो एक बार सोचेगी कि कहीं पब्लिक भड़क ना जाए। दूसरा, बहुत सारे एनजीओ दोनों जगह काम कर रहा है, भारत का एनजीओ काम कर रहा है, नेपाल का एनजीओ काम कर रहा है, तो उसके कारण भी वहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल किसी भी देश के लिए मिलता है। जैसे जब भी कोई आपदा आती है नेपाल में, पाकिस्तान में, अलग अलग जगह, तो हमारी टीम, रिस्पांस टीम सबसे पहले वहाँ रेस्क्यू टीम पहुँचती है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पे वहाँ के सिटीजन के अंदर आती है, ठीक है। तीसरा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अगर कोई इस तरह का विवाद हो तो वो भी वहाँ पे इंटरफेयर करती है। सिविल सोसाइटी, इनका भी काम है कि जरूरत पड़ने पे मदद करना और एक अच्छा इम्पैक्ट उसके कारण क्रिएट होता है। एनजीओ की बात कर लें, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन बात कर लें, या मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, अब मल्टीनेशनल कंपनी अमेरिका में भी काम कर रही है, इंडिया में भी कर रही है, चाइना में भी कर रही है, तो वो कोशिश करेगी कि एक हार्मोनी बना रहे देशों के बीच में, ताकि हमारा बिजनेस भी अच्छे से चल सके। मीडिया है, तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जिससे कूटनीति पे असर पड़ता है, ठीक है। इन सब के कारण अगर ये लोग सकारात्मक तरीके से पॉजिटिव वे में काम करेंगे तो देशों के बीच में संबंध अच्छा होगा, निगेटिव वे में काम करेंगे संबंध खराब होगा। अभी कुछ समय पहले एग्जाम्पल, अभी रिपब्लिक टीवी और कुछ और जो टीवी थी, जिसके कारण ये सिंपल सा समझिए, मेन जो हमारी मीडिया थी उसके कारण नेपाल पे लगातार एलिगेशन लगाया जा रहा था, जिसके कारण भारत और नेपाल के संबंध खराब तो थे ही और भी खराब हो गए। नेपाल ने भी हार्ड स्टेप उठाया, जो भारत की नेशनल न्यूज चैनल है उनको बैन कर दिया नेपाल ने, तो इसके कारण क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिलेशन खराब हुआ। तो ये यहाँ पे एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स, इन दोनों की जरूरत, दोनों का इंपॉर्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज करेंगे, वो है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, यानी बहुआयामी डिप्लोमेसी। कई बार वर्ल्ड के अंदर कई ऐसे जटिल समस्या आ जाती है जहां पे दो राष्ट्र उसको नहीं सुलझा पाते हैं, या दो राष्ट्र मतलब अलग अलग समस्या है, कुछ दो राष्ट्र खुद ही सुलझा लेते हैं, कुछ उनसे नहीं सुलझता है, तो अलग अलग राष्ट्रों को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जिसके अंदर एक्टर्स, माने स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों का रोल होता है। वैज्ञानिक स्तर पे आदान प्रदान होता है, नागरिक स्तर पे आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक स्तर पे आदान प्रदान होता है, कई सारे तरीके अपनाए जाते हैं। हमारी एनजीओ काम करती है, रेस्क्यू टीम चली जाती है, तो ये कई सारे ऐसे तरीके हैं जिसके कारण, जिसको हम डिप्लोमेसी के अंदर यूज करते हैं, उसको ट्रैक कहा जाता है। यानी कई ट्रैक पे हम डिप्लोमेसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पहला ट्रैक वन में क्या होता है, ट्रैक वन में डायरेक्ट सरकारी स्तर पे जो कूटनीति की जाती है उसको ट्रैक वन कहा जाता है, डायरेक्ट सरकारी स्तर पे की जाती है। उसके बाद ट्रैक टू की बात करें, अगर अलग अलग अंतर्राज्यीय विवाद है तो इसको नागरिक के स्तर पे, अगर नागरिक को इन्वॉल्व करके इसको ठीक किया जाए तो इसको हम ट्रैक टू की कूटनीति कहते हैं। ट्रैक थ्री में क्या आएगा, ट्रैक थ्री में हम इंडस्ट्री को शामिल करने लगते हैं, हम वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को शामिल करने लगते हैं,
और उसको इन्वॉल्व, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बिजनेसमैन का और इस तरह के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है इसका इंपॉर्टेंस रहा है, तो हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको ट्रैक 3 कहते हैं। उसके बाद ट्रैक 4, अब उसको क्यों किया जाता है ट्रैक 3 में? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और मतलब लोभ देंगे कि हम आपके इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके कारण हो सकता है सामने वाले का रुख थोड़ा पोलाइट हो जाए, तो उसको ट्रैक 3 कहते हैं। ट्रैक 4 में क्या आ जाएगा? ट्रैक 4 में भी पब्लिक को, आम पब्लिक को शामिल करेंगे, लेकिन कल्चरल जो पर्सनालिटी है, यानी सांस्कृतिक व्यक्तित्व रखने वाले या उस लाइन के जो फेमस पर्सन हैं, उनको हम यहां पे शामिल करेंगे ताकि इस लेवल पे भी चीजों को समेटा जा सके। ट्रैक 5 के अंदर एजुकेशन की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे, ट्रेनिंग की बात करेंगे, जैसे अभी बांग्लादेश, भूटान, इन सब लोगों को ट्रेनिंग हमारे यहां दी जाती है ना। इसके अलावा हम जो रिसर्च करते हैं उसका उनको भी बेनिफिट दिया जाता है, तो इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके बाद ट्रैक 6 के अंदर क्या होगा? ट्रैक 6 के अंदर होगा शांति स्थापना हेतु एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ट्रैक 6 हो गया। ट्रैक 7 धार्मिक तत्वों को शांति निर्माण और कूटनीति के लिए प्रयोग करना, यानी रिलीजियस जो पर्सन है, कल्चरल अलग है, रिलीजियस जो पर्सन है उसको अब इन्वॉल्व करना कि आप जैसे मौलवी को पकड़ ले, पंडा को पकड़ ले, पादरी को पकड़ ले कि अब इसको ठीक कीजिए। अपने टाइप के आदमी को वहां से बात कीजिए, वो भी अपने टाइप के आदमी से यहां बात करेंगे, चीजों को जो दो देश है उसके बीच में हार्मोनी के लिए। इसके बाद ट्रैक 8, इसमें अलग अलग तरह का ग्रांट दिया जाता है, वित्तीय फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, लोन के रूप में, अनुदान के रूप में। अभी लगातार श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल को इंडिया देते रहती है, इसी तरह से अलग अलग देश को देते हैं। और ट्रैक 9 का मतलब है मीडिया का यूज किया जाता है। ट्रैक 9 में मीडिया का यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हम चाइना के लिए किस किस ट्रैक का यूज कर सकते हैं, तो ट्रैक 1 तो सब जगह यूज होगा, यहां पे ट्रैक 2 का भी यूज करेंगे, ट्रैक 3 का भी यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद रिलीजन वाला यूज नहीं करने की जरूरत है यहां पे। उसके बाद ट्रैक 9 का यूज करेंगे, क्योंकि ट्रैक 8 यूज कर नहीं सकते। ट्रैक 8 में जो है फिनेंशियल सपोर्ट करना है, तो फिनेंशियल सपोर्ट चाइना को हम करेंगे नहीं, जरूरत ही नहीं है उसको। अमेरिका में भी करेंगे तो अमेरिका में भी ट्रैक 8 काम नहीं आएगा। तो हर जगह सब काम नहीं आता। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो स्टेट के लेवल पे ट्रैक 1 चलता रहेगा, लेकिन वो कम प्रभावी होगा। वहां पे ट्रैक 2 ज्यादा प्रभावी होगा, नागरिकों को इन्वॉल्व कर दे। वहां पे हम ट्रैक 7 का यूज कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, धार्मिक तत्वों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई शांति रखो। इसके बाद वहां पे ट्रैक 8 एंड ट्रैक 9 दोनों का यूज कर सकते हैं। ट्रैक 8 में हम पैसे भी देंगे, लोन भी देंगे, उस तरह का कुछ डेवलपमेंट वर्क भी वहां करवाएंगे। और ट्रैक 9 में मीडिया का भी यूज करेंगे ताकि दोनों देश के बीच जो रिलेशन है वो अच्छा रहे। तो इस तरह से मल्टी ट्रैकिंग की जाती है अलग अलग तरीके से, और इसका अलग अलग देशों में अलग अलग ट्रैक का यूज किया जाता है। जैसे नेपाल के साथ अगर ट्रैकिंग करनी पड़ी तो नेपाल के साथ सबसे इफेक्टिव ट्रैकिंग जो होगी, जो ट्रैक होगा वो होगा 4। क्यों होगा? क्योंकि यहां पे कल्चरल व्यक्ति को अगर इन्वॉल्व कर दें तो ये सबसे ज्यादा काम आएगा। उसके बाद ट्रैक 8 काम आना है, ट्रैक 8 क्योंकि यहां पे हम फिनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ट्रैक 9 मीडिया का यूज करेंगे, और फिर ट्रैक 2 की बात करेंगे जहां पे निजी व्यक्ति को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो नेपाल के साथ इस तरह से रिलेशन कर सकते हैं। अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरीके से रिलेशन स्थापित किया जाता है, यही है ट्रैक। अब एक और है जो हम लोग देख लेते हैं, वो है टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। किस किस टाइप का डिप्लोमेसी होता है? पहला बायलैटरल की बात करते हैं या मल्टीलैटरल की बात करेंगे, यानी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय की बात कर लें। यानी यहां पे ये है कि दो अभिकर्ता राज्य, मतलब यहां पे स्टेट या नॉन स्टेट कोई भी जो भी हो, माने दो अलग अलग जो है, अब अगर अपने स्तर पे बात करते हैं तो उसको द्विपक्षीय कहते हैं। जैसे कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, तो कोई इशू नहीं है, द्विपक्षीय मुद्दा है, चलो दोनों मिलकर इन्वॉल्व करेंगे, हम तीसरे को नहीं डालेंगे। लेकिन दक्षिण चीन सागर, प्रशांत सागर महासागर, हिंद महासागर का जो मुद्दा है वो बहुपक्षीय होता है, वहां पे कोई इंटरफेयर करेगा तो फिर और भी जो देश हैं वो आएंगे। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुपक्षीय होती है। अगला है समिट। देखते हैं, शिखर सम्मेलन होता है। एक्चुअली इसमें कूटनीति, इसमें जो है राष्ट्र के अध्यक्ष पार्टिसिपेट करते हैं इनको शिखर सम्मेलन कहते हैं। ये सबसे हाई लेवल पे ये कूटनीति होती है।
महत्वपूर्ण मुद्दे को पहले ही टारगेट कर लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बात रखी जाती है, जैसे आसियान, G7, सार्क, ठीक है, बिम्स्टेक, अलग अलग है, जहां पे अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को पहले टारगेट कर लिया जाता है, फिर रखा जाता है। फिर डॉलर डिप्लोमेसी। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब होता है ट्रैक 8। ट्रैक 8 मतलब अपनी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाते हुए जो भी डेवलप्ड कंट्री है, अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन का लाभ उठाते हुए जो भी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड देश है, उनको मदद करना, उनके ऊपर लोन देना, उनके यहाँ पे अलग अलग तरह के लाइन ऑफ क्रेडिट देना, जिसके कारण वो दबाव में रहे। तो ये भी एक है। उसके बाद एक होता है गोपनीय, ठीक है, गोपनीय। उसके अंदर क्या है? गोपनीय के अंदर यह है कि कोई मान लो बहुत ही, जैसे अभी गलवान घाटी, भारत और चाइना, बहुत सारा मुद्दा जो भारत और चाइना के बीच था वो गोपनीय स्तर पे ही निपट गया। इंडिया ने उनको धमकी दिया होगा, उन्होंने इंडिया को धमकी दिया होगा, और बिना मीडिया में आया बात बहुत सारी चीजें सिमट गई, ठीक है। तो वो गोपनीय था। सार्वजनिक क्या होता है? कई बार सार्वजनिक बैठक किया जाता है, जैसे गलवान घाटी को ही ले लीजिए, तो वहां पे मिलिट्री के ऑफिसर्स के बीच में सार्वजनिक बैठक हुआ, तो वो सार्वजनिक हुआ, लेकिन नेताओं के स्तर पे और भी हाई लेवल पे आपस में ही बात करके निपटा दिया गया। तो वहां पे पब्लिक डिप्लोमेसी भी हो गई और गोपनीय डिप्लोमेसी भी हो गई, दोनों यहां पे हो गया। फॉर्मल और इनफॉर्मल मतलब क्या? फॉर्मल का मतलब ये है कि जब आज फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीका है। फॉर्मल का मतलब ये है जब किसी भी कूटनीति के लिए स्पेशली हम किसी को अपॉइंट करते हैं, जैसे मान लो राजनयिक स्पेशली अपॉइंट किया जाता है और उनकी बैठक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसको फॉर्मल कहेंगे। इनफॉर्मल क्या कहेंगे? जैसे मोदी जी जाके बिरयानी खाएं, बहुत हंगामा हुआ कि अचानक नवाज शरीफ को देखने चले गए, तो वो इनफॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा है? वो इनफॉर्मल हो गया कि अनौपचारिक तरीके से हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल हो गया। तो उस तरह से उसको इनफॉर्मल तरीका कहेंगे। फिर अगला यहाँ पे एक और है, वो है उद्घोषणा। मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग मीडिया, राष्ट्र, न्यूज चैनल, ये सब अपनी कूटनीतिक उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उद्घोषणा करते हैं, जैसे परवेज मुशर्रफ ने पहले किया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी कई बार इसको कर चुके हैं। सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब क्या है? सैटेलाइट की कोई भी देश जब रिसर्च करता है, सैटेलाइट एस्टेब्लिश करता है, तो आसपास जहां पे, जिसको तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, मतलब तीसरी दुनिया का जिनके पास इस तरह की टेक्निक नहीं है, उसको भी ये तकनीक अवेलेबल करवाते हैं। भारत का कई सारा जो सैटेलाइट है वो एशिया में, दक्षिण एशिया के अंदर काम कर रहा है, या जो भारत का जो अपना ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मेगाट्रॉपिक्स भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है? तो इसका मतलब अभी भारत जो है अलग अलग देशों के सैटेलाइट को छोड़ भी रही है। ये भी सैटेलाइट डिप्लोमेसी के अंदर आया, सस्ते कीमत पे, फ्री में, या उनको अपने सैटेलाइट का सपोर्ट दे रही, इनसेट का सपोर्ट दिया जा रहा है। नेपाल को भी जीपीएस का भी दिया जाएगा, भूटान को भी दिया जा रहा है। तो ये क्या है? सैटेलाइट डिप्लोमेसी। उसी तरह से क्रिकेट पहले खूब चलता था। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट डिप्लोमेसी काफ़ी फेमस है। ये इसीलिए कि पाकिस्तानियों को भी क्रिकेट बहुत पसंद है, इंडियन को भी क्रिकेट बहुत पसंद है। तो वहाँ पे जहाँ कहीं मैच होता है, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, तो दोनों के बीच में एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों के नागरिक के प्रति एक हार्मोनी क्रिएट करता है। तो इसके कारण इस कूटनीति का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जितने भी टॉपिक हमने अभी कूटनीति को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर डिस्कस किए हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जहां चाहो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं और बिना इसके लिख नहीं सकते। अगर आप कोई भी अमेरिका के साथ बात लिख रहे हैं, आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, मल्टी ट्रैक कूटनीति की भी बात किया है हमने। आप सीधे लिखो कि चाइना और इंडिया के लेवल पे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 9, इस लेवल पे हमको कूटनीति करनी चाहिए। जैसे ही ये वर्ड डालेंगे आपका आंसर हैवी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे और डिप्लोमेसी क्या होती है, उसका उद्देश्य क्या है, कितने टाइप का होता है, और कैसे कैसे ये ट्रैक 1, ट्रैक 2 क्या है, यानी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी क्या होती है, ये आप अब क्लियर समझ गए होंगे। इसके बाद भी दिक्कत होगी तो बताना। इस तरह के जो भारी भारी टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और आसान तो कर ही लोगे ना।